अपने जीवन को देखें तो हम सब अपने जीवन को प्रभावों से जीते हैं। कभी जीवन में अच्छे प्रभाव आते हैं तो मन पुलकित हो जाता है, खुश हो जाता है, और कभी संसार में हम नेगेटिविटी का आभास करते हैं, दुर्भावनाओं का आभास करते हैं, संसार में वैमनस्यता का प्रभाव होता है तो जीवन दुखी हो जाता है। और ये सुख दुख के जो चक्रव्यूह है, इसमें समय बीतता चले जाता है और एक समय आकर के जीवन समाप्त हो जाता है। एक साधारण मानव प्रश्न कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है अपनी एग्जिस्टेंस को कि केवल इन दो प्रभावों को ही जीना या अनुभव करना जीवन का सार है। क्योंकि महान पुरुष बड़ी बारीकी से जीवन के सार के लिए संघर्ष करते हैं कि जीवन में एसेंस क्या है, शेष क्या है। हम लोग भी अलग अलग प्रभावों से जब जीवन से गुजरते हैं तो भाई जब हम छोटे होते हैं तो छोटी छोटी चीज हमें बड़ी परेशान करती है। एक छोटे बच्चे को खेलने को नहीं मिले तो वो उसकी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। हम क्लास 10th 12th तक पहुंच जाए, बोर्ड एग्जाम कैसे पास करेंगे, ये उस समय हमारी जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है। धीरे धीरे समय बीतता है, हम और जीवन में आगे बढ़ते हैं तो किसी के लिए फिर नौकरी पाना या अपना व्यवसाय को स्थापित करना दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। किसी के लिए परिवार का सृजन करना बहुत बड़ी समस्या है, अपने परिवार की स्थापना करना बहुत बड़ी समस्या है। किसी के लिए परिवार की देखरेख करना बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जैसे जैसे जीवन बढ़ता चले जाता है, जो हमारी बीती हुई समस्याएं हैं, जो बीते हुए पल है, उनके बारे में हमारा चिंतन होता ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन के सार को जब तक ना समझा जाए, ये जीवन का सुख दुख का लेखा जोखा तो चलता ही रहेगा। परिस्थिति बदलेगी, प्रभाव बदलेगा, हम किसी नए प्रभाव में कदम रखेंगे। तो इसलिए महान पुरुषों ने कहा कि भाई जीवन का सार क्या है। अब प्रभाव क्या है? कभी हम किसी से मिलते हैं, बिना बातचीत किए मन बड़ा सुकून के प्रभाव को पाता है। कभी हम किसी से मिलते हैं तो बिना कहीं मन बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय, महान पुरुषों ने समझाया कि संसार में शक्तियों का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज हो रही है, और हम भी एक शक्ति का प्रतीक हैं। लेकिन किस प्रभाव की शक्ति हमसे उत्पन्न होती है, यह हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मन को समझना, अपने माइंड को अंडरस्टैंड करना बड़ा शेष है अपने जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए। जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया का यह संसार है। आप लोग यहां आए हैं क्योंकि आप आए हैं, आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि आपने एफर्ट किया है यहां आने का, तो जो प्रभावों से आप यहां आकर के गुजरोगे, जो प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो चाहे हमारा टेलीकास्ट कितना अच्छा क्यों ना हो, हाई डेफिनेशन में क्यों ना हो, आप अपने घर में बैठ करके उसको बड़े प्रोजेक्टर में क्यों ना देख रहे हो या बहुत बड़े टीवी में देख रहे हो, लेकिन वो प्रभाव एक जैसा नहीं होगा। हालांकि आप देख रहे हैं गुरु महाराज जी को टीवी पे, लेकिन जो व्यक्ति यहां आकर के उस आनंद को प्राप्त करेंगे वो टीवी के माध्यम से नहीं होगा। हालांकि प्रभाव तो जागृत कर ही रहा है, हम नाचेंगे भी, हम मोमबत्ती भी जलाएंगे। इसको साधारण तरीके से अगर हम समझाएं तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी
तो हम अमेरिका और मेक्सिको और कनाडा के टूर में थे। तो भाई होता ही है कि जब जून जुलाई अगस्त का महीना था, मतलब हम काफ़ी लंबे टूर के लिए गए थे, और जहाँ जहाँ हम जा रहे थे हम सारे प्रेमी लोगों को न्योता दे रहे थे। तो मेक्सिको में हम थे, तो जब आखिरी प्रोग्राम हुआ तो हम सब ने सबको न्योता दिया। हमने कहा कि भाई जो भी प्रेमी लोग आना चाहे ज़रूर हमें संपर्क करें, और अक्टूबर के महीने में जो कार्यक्रम है वो होगा और आप लोग हमें बताएं। तो एक व्यक्ति था, उसकी बुढ़िया माँ थी, माँ बेटे थे, तो दोनों बातचीत कर रहे थे। माँ की बड़ी इच्छा थी, लेकिन माँ अकेले नहीं जाना चाहती थी कि उसको भाई भय था कि भाई इंडिया में कौन मेरी देखरेख करेगा, कैसे प्रोग्राम होगा, क्योंकि वो कभी आए ही नहीं थे इंडिया। उन्हें नहीं पता था कि भाई कितना बड़ा आश्रम है, लोग हैं मदद करने के लिए, मतलब कोई ना कोई साथ में रहेगा, वॉलंटियर्स रहेंगे, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो वो बार बार अपने बेटे को ये समझाना चाह रही थी कि अगर तू चलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अब बेटा अपने सोच में था, बेटा किसी प्रभाव में नहीं आना चाहता होगा, तो अपनी माँ को समझा रहा था कि भाई इंटरनेट में भी तो कार्यक्रम होगा, इंटरनेट के माध्यम से हम देख लेंगे। तो गार्गी बाई जी ने बड़ी अच्छी बात रखी उनके आगे। गार्गी बाई जी ने कहा कि भाई अगर इंटरनेट में आप किसी को खीर खाते हुए देखोगे तो वो खीर तो आप देख रहे हैं, प्रभाव भी आपके अंदर जागेगा, लेकिन वो खीर का स्वाद क्या है उससे आप वंचित रह जाओगे। हर चीज अनुभव कर रहे हो, लेकिन एक जो वास्तविकता में वहां रहने का सुकून और खुशी और आनंद होता है उससे वंचित रह जाओगे। देखेंगे तो जरूर देखोगे। टीवी के माध्यम से हम क्रिकेट मैच भी देखते हैं, टीवी के माध्यम से हम अनेक मनोरंजन के कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन महान पुरुष ये समझाते हैं कि प्रत्यक्ष किसी चीज का अनुभव करना ही सत्य है। अब हमारे अंदर वो भगवान का जो अंश है, जो एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, उससे हम कैसे जुड़े, इसका मन का होना संयम बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का ये संसार है। कभी कभी हम एक्शन रिएक्शन में इतना फंस जाते हैं कि जो प्रतिक्रिया है, जो एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, उसके ऊपर हम गौर नहीं करते। कहने का अभिप्राय, हम एक आर्ट गैलरी में जाते हैं, वहां बड़े बड़े आर्टिस्टों की पेंटिंग रखी हुई हैं, अलग अलग पेंटिंग है, कोई बड़ी सुंदर है, कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, कोई लैंडस्केप आर्ट है, और हम किसी पेंटिंग को देख करके बड़े प्रभावित हो जाते हैं, हमें बड़ी पसंद आती है। अगर हम आपसे पूछे कि उस पेंटिंग में सबसे अहम चीज क्या है, तो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई सबसे अहम चीज है कि पेंटर का होना, क्योंकि अगर कलाकार नहीं है तो कला कैसे होगी? अगर पेंटर ही नहीं होता तो पेंटिंग को बनाता कौन? कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं, कलाकार तो है, कलाकार के पास अगर पेंट ब्रश नहीं होता तब वो पेंटिंग को कैसे बनाता? कला भी आपके पास है, आपने स्टडी भी किया है, आप आर्ट स्कूल भी गए, लेकिन अगर आपके पास पेंट ब्रश ही नहीं है तो जो आपकी मन की कामना है वो तो मन में ही रहेगी, वो तो मेंटल एक इमेज रहेगी, उसको आप कैनवस पे नहीं उतार सकेंगे। कोई और कहेगा कि भाई अगर पेंटर के पास पेंट भी हो, मतलब पेंट ब्रश भी हो, कला का माध्यम भी हो, कला भी हो, पेंटर भी हो, लेकिन अगर रंग नहीं है उसके पास तो पेंट ब्रश के साथ भी वो क्या करेगा? तो जीवन के देखने के अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लोग अपनी समझ से इस अनुमान को लगाएंगे, लेकिन तर्क करते करते जो सबसे अहम चीज है उसको तो हम भूल रहे हैं कि पेंटर भी है, पेंट ब्रश भी है, कलर्स भी है, लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो है कोरा कागज। क्योंकि अगर वो कोरा कागज, वो बेस नहीं है, तो आप पेंटर को भी ले आइए, उसको पेंट ब्रश भी दे दीजिए, उसको कलर्स भी दे दीजिए, लेकिन वो अपनी कला का प्रदर्शन किसके ऊपर करेगा? तो कभी कभी तर्क वितर्क में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं
इतने विलीन हो जाते हैं कि जो मैं देख रहा हूं, जो मेरा दृष्टिकोण है वही सही है, कि जो वास्तविक, जो सुगम और सरल सत्य है वो हमारी मेंटल ग्राफ से बाहर रह जाता है। जब हम विदेश जाते हैं तो बहुत से अलग अलग लोगों से मिलना होता है। जब अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग दृष्टिकोण को जानते हो, तो मानव की मन की समझ आती है। हम मेक्सिको जाते हैं, मेक्सिको में हम उनकी भाषा नहीं बोल सकते, बहुत कम कम शब्द उनकी भाषा के हमें आते हैं। मेक्सिको के कितने प्रेमी हैं वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अब ऐसे माहौल में तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सत्संग का कार्यक्रम कैसे होगा, क्योंकि अगर हम हिंदी बोलेंगे कोई समझने वाला है नहीं, हम इंग्लिश बोलेंगे कोई बहुत कम लोग समझने वाले हैं। अगर वो लोग अपने प्रश्न पूछेंगे वो अपनी भाषा में पूछेंगे, उनके प्रश्नों को मैं समझने वाला नहीं हूं। प्रश्नों को अगर मैं समझूंगा नहीं तो मैं उनका उत्तर कैसे दे सकता हूं। लेकिन आज 8 साल से ऊपर हो गया, हम प्रत्येक वर्ष मेक्सिको जाते हैं, हफ्ता भर वहां रुकते हैं, अनेकों कार्यक्रम होते हैं। अब एक तरफ से तो विडंबना ये हो गई कि जब महाराज जी ने सबसे पहले हमें कहा मेक्सिको जाना है, हम कह सकते थे जी हमें भाषा नहीं आती, हम नहीं जाएंगे। अगर हम वहीं लकीर खींच देते कि नहीं जाना है, नहीं जाएंगे, तो आज मेक्सिको में जो हमारा एक निजी संपर्क हर एक प्रेमी के साथ है, जो अनुभव हमें होता है वहां जाकर के, जो भक्ति भाव हमें वहां के लोगों में देखने को मिलता है, वो चीज तो हम कभी अनुभव कर ही नहीं सकते थे। लेकिन मन में कितना संदेह था, कितना संकोच था। लेकिन जब हम वहां गए, लोगों से मिले, सत्संग के प्रोग्राम भी होते हैं, मतलब एक बाधा है, एक विघ्न है, लेकिन अगर विघ्न है तो उसका उपाय भी है, अगर संघर्ष है तो उसका समाधान भी है। अब फर्क क्या होता है कि कभी जीवन को जीते जीते हम समस्या को तो जानते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन में समाधान की चेष्टा के ऊपर फोकस नहीं करता, हम समस्या को ही फोकस करते रहते हैं। इसलिए जो एनर्जीज हम शेयर करते हैं संसार में, अगर सबसे पहले पॉजिटिविटी हमारे अंदर रिसाइड नहीं करेगी, तब हम पॉजिटिव एनर्जीज को जनरेट नहीं कर सकते। एक साधारण उदाहरण है, आपके परिवार में आपका कोई सगा है, बीमार हो गया, अस्पताल में एडमिट हो गया, आपको उसको मिलने जाना है। अब दो चीज हो सकती है, जब वो अस्पताल में आंखें खोलेगा अपने प्रियजनों को देखेगा। अब वो व्यक्ति नहीं जानता कि भाई उसे क्या हुआ है, मतलब वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसको दवाई दे दी गई, इंजेक्शन दे दी गया, वो बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद जो उठा, अब उसकी बीमारी सीरियस भी हो सकती है और नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ ठीक भी हो सकती है, मतलब कोई सीरियस बीमारी भी उसे नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो आदमी आंखें खोलेगा, जिस प्रभाव को वो देखेगा वो उसी प्रभाव से तो रिएक्ट करेगा। अगर सब लोग आसपास उसके एकदम चिंतित बैठे हुए हैं, मुंह लटका करके बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति को अगर कुछ हुआ भी नहीं होगा, उसके मन के अंदर ये बात आएगी अब तो मैं जाने ही वाला हूं, इसलिए मेरे जो प्रियजन है इतने उदास होकर के बैठे हैं। और वहीं पर अगर व्यक्ति को कोई सीरियस प्रॉब्लम भी आई है, लेकिन उसके प्रियजन हंसमुख होकर के उसके साथ बैठे हुए हैं, उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम से, अलग अलग बातें कर रहे हैं, अलग अलग चीजों का बातें कर रहे हैं, उसके मन के अंदर ये प्रभाव कभी जागृत नहीं होगा कि मुझे कुछ हुआ है। तो ये होती है एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। लेकिन अक्सर क्या होता है जीवन में, जब हम एक समस्या से भाग रहे होते हैं, हम इतने फोकस्ड होते हैं कि हम किस समस्या से भाग रहे हैं कि हम ये नहीं देखते हम कहां भाग रहे हैं, क्योंकि एक समस्या से भागते भागते हम दूसरी समस्या को जागृत कर लेते हैं, तीसरी समस्या को जागृत कर लेते हैं। अभी हमारे जोरहाट में, असम में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम बड़ी अलग अलग परिस्थितियों में हुआ। वहाँ स्थानीय लोगों ने, बहुत लोगों ने वादा किया हम अपनी ज़मीन देंगे,
जब जमीन देने का समय आया कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई इतना बड़ा पंडाल बना रहे हैं, ये क्या कर लेंगे जमीन में, जमीन खराब तो नहीं हो, मतलब अलग अलग प्रभाव आते हैं। तो बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन प्रोग्राम बड़ी अच्छी तरह से हुआ गुरु महाराज जी की कृपा से। और जब मानव सेवा दल की वहां बैठक थी, हम बैठक को संबोधित करने गए, तो हमने एक ही बात उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई देखो, आदमी अपने जीवन में प्रभावों को कैसे जोड़ता है। अब मान लो आपके पास एक नौकरी है, एक काम है, रोज सुबह आपको 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचना है, अपने काम को करना है। अब रोज आप देर से उठते हैं, आलस करते हैं और ऑफिस लेट पहुंचते हैं, 10 बजे की जगह 11 बजे पहुंचते हैं। कोई आपका सीनियर होगा, मालिक होगा, वो देख रहा है कि भाई ये लेट आ रहा है। अब आपसे पूछेगा कभी ना कभी कि भाई मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिन से आप लेट आ रहे हो, क्यों लेट आ रहे हो। अब दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन हैं, या फिर आप सच बोलो कि जी मैं आलसी हूं, या मेरा घर दूर है, या मुझे आने में समय लगता है, मतलब जो भी परिस्थिति है आप सच बोलो। लेकिन जब सच बोलने लगोगे तो मन समझाएगा कि अरे सच बोलोगे मालिक गुस्सा हो जाएगा, मालिक तनख्वाह काट देगा, हो सकता है मालिक नौकरी से भी निकाल दे। तो मन तुरंत क्या उपाय देगा, अरे झूठ बोल दो, झूठ बोलने में क्या जा रहा है। और हम कह देंगे अरे ट्रैफिक बहुत था, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। ठीक है, आपने झूठ बोल दिया, मालिक ने कुछ नहीं कहा, कुछ साल बीत गए, आप रोज झूठ बोल रहे हैं। अब मालिक को ये तो समझ में आ गया कि भैया ये कभी 10 बजे तो आएगा नहीं, काम तो करता है, मेहनत करता है, लेकिन हमेशा लेट आता है। अब मान लो उसको किसी को प्रमोशन देना है, उसको किसी को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम देना है, तब वो व्यक्ति देखेगा कि भाई मेरे नीचे कौन कौन व्यक्ति है, उसके क्या क्या गुण हैं, यही तो देखेगा। जब आपका नाम लिस्ट में देखेगा वो कहेगा यार काम तो अच्छा करता है लेकिन लेट हमेशा आता है, और लेट आने की एक्सक्यूज इसके पास हमेशा रहती है। तो ठीक है, एक समय तो आपने बड़ी चतुराई से अपने आप को समझा दिया कि भाई देखो मेरी नौकरी नहीं जाएगी, बॉस गुस्सा भी नहीं होगा, मैं झूठ झूठ बोलता रहूंगा। लेकिन जो एक इमेज आपने बना दी लेट आने की, वो तो आपने बनाई दी ना अपनी। परिणाम क्या होगा, बॉस कहेगा कि भाई इसको ये जिम्मेदारी मत दो, इसको ये प्रमोशन ना दो, क्योंकि प्रमोशन पा करके भी ये लेट आएगा, काम को ढिलाई करेगा। तो जो चतुराई आपने की वो आपने अपने बॉस, अपने काम के प्रति नहीं की, आपने अपने साथ ही वो चतुराई की। आपने किसी और को उल्लू नहीं बनाया, घूम फिर करके समय के साथ आपने अपने आप को ही उल्लू बना दिया। अब स्टार्टिंग में ही अगर आप सत्य बोल देते तो बॉस गुस्सा ही होता, डांटता, कुछ कहता। पर जब लिस्ट में आपका नाम देखता तो बॉस के दिमाग में एक बात तो आती कि भाई कुछ भी हो लेकिन ये व्यक्ति ईमानदार तो है, झूठ तो नहीं बोलता, एक्सक्यूजेस तो नहीं देता। चलो किसी परिस्थिति से आदमी लेट भी हो जाता है लेकिन हमेशा मुझसे सच बोलता है। जब ये कहेगा उसके मन के अंदर ये प्रभाव आएगा तो स्वाभाविक है कि अगर उसे कोई बहुत जरूरी काम देना होगा तो वो ईमानदार व्यक्ति को तो देगा जिसके ऊपर वो विश्वास रख सकता है। तो ठीक है, एक समय हमने सच बोला, हमें डांट पड़ गई, हमारी थोड़ी तनख्वाह कट गई, लेकिन जिस संस्कार को हमने स्थापित किया वो संस्कार आपकी रक्षा हमेशा करेगा। तो यही है मन की चंचलता। मन हमेशा विडंबनाओं में आपको फांसेगा। और कितना आसान है मन के भाव में बह जाना। इसी बात को स्वामी रामकृष्ण परमहंस बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं कि यही ह्यूमन ईगो है। ह्यूमन ईगो क्या है कि हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही दुनिया के लिए ठीक है। हमारी जो संसार की नॉलेज है वो बड़ी लिमिटेड है।
बहुत लिमिटेड है। आप संसार के बारे में क्या जानते हैं? अगर मैं आपसे कोई प्रश्न करूं तो आज के जमाने में आदमी गूगल से पूछेगा, गूगल जो कहेगा उसको आप कह रहे हैं, लेकिन वो तो गूगल आपको बता रहा है ना आपकी अपनी रिसर्च क्या है। क्या आपने किताब पढ़ी है? क्या आपने उस चीज का अध्ययन किया है? क्या आपने उस चीज के ऊपर मंथन भी किया है? नहीं। आपने 1 मिनट में सर्च बॉक्स में कुछ चीज डाला, आपको आंसर मिल गया। जो फर्स्ट सर्च इंजन चीज जनरेट करेगा उसी को आप सत्य मान लेंगे, चाहे वो सत्य हो भी ना। आजकल फॉल्स न्यूज का भी तो जमाना है। आदमी न्यूज कुछ की कुछ बना दे, पता ही नहीं चलता कहां से क्या न्यूज बन जाती है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मन चंचल कैसे नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर स्थिर नहीं होंगे। और स्थिर आदमी एक वैल्यू सिस्टम पे चल के ही होता है। जब तक हम अपने आप को एक उत्कृष्ट उदाहरण की तरह नहीं प्रस्तुत करेंगे अपने अंदर, तब तक क्या है, ये संसार की विडंबना रहेगी, संसार की खींचातानी रहेगी, ये एक्शन और रिएक्शन जीवन में चलता रहेगा। तो कहने का अभिप्राय यही है, इसी के लिए संस्कारों को स्थापित करना बहुत जरूरी है। और हमारे विचार उत्कृष्ट हो, हमारे उच्च विचार हो, तभी हमारे उच्च संस्कार होंगे।